नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया RDX सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास ऑपरेशन टू किल। नई दिल्ली, तिलक नगर। मेट्रो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठा चाय वाला, 3-4 रिक्शे वाले उसके पास खड़े चाय पीने में व्यस्त थे। पास ही लोहे की लंबी सी बेंच पड़ी थी जिस पर 4-5 लोगों के बैठने लायक जगह थी। 50 बरस के आसपास का एक आदमी वहां पहुंचा जिसने पैंट कमीज पहन रखी थी जो कि कुछ मैली हो रही थी। 3-4 दिन की शेव पड़ी हुई थी। वो बेंच पर बैठता चाय वाले से बोला, चाय बनाना भैया। उसके बाद उसकी नजरें इधर उधर फिरने लगी। सामने ही दुकानें थी, लोग आ जा रहे थे। उन्हें देखते हुए वो सोच रहा था कि ये लोग कितने सुखी हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है। तभी उसकी निगाह पास ही रखे अखबार पर पड़ी। उसने अखबार उठाया और यूं ही बेमन से उसके पन्ने पलटने लगा कि एक जगह निगाह ठहर गई। एक बॉक्स जैसी जगह पर लिखा था, पैसा चाहिए तो हमसे फोन पर बात कीजिए। नीचे फोन नंबर लिखा था। वो बार बार इसी लाइन को पढ़ता और फोन नंबर पर नजरें दौड़ाने लगता। चाय वाले का लड़का उसी चाय का गिलास थमा गया। चाय पीते हुए उसकी नजर अखबार के उसी हिस्से पर दौड़ती रही। फिर वो चाय समाप्त करके उठा। तब तक उसने अखबार का वो हिस्सा जरा सा फाड़ लिया था जहां पर फोन नंबर लिखा था। चाय वाले को पैसे देकर वो आगे बढ़ गया। उसकी नजरें इधर उधर भी जा रही थी। शीघ्र ही उसे फोन बूथ दिखा। वो फोन बूथ में पहुंचा और अखबार के उस टुकड़े पर लिखा नंबर मिलाया। बेल होते ही उधर से तुरंत रिसीवर उठाया गया। हेलो, पैसा चाहिए मुझे। वो बोला, किसने बोला तेरे को? इधर से तेरे को पैसा मिलेगा? उधर से पूछा गया। अखबार में पढ़ा। नाम क्या है तेरा? ओम प्रकाश। रहता किधर है? पश्चिम विहार, जनता फ्लैट्स में। करता क्या है? BSF से निकाला गया हूँ 4 महीने पहले। पत्नी को कैंसर है। वो दीनदयाल अस्पताल में वार्ड 4 बेड नंबर 21 पर पड़ी है। डॉक्टर कहता है कि वो ठीक कर देगा मेरी पत्नी को, परंतु खर्चा 20 लाख बताता है जो कि मेरे पास है नहीं। उम्र क्या है तेरी? 50 साल। तो मरने दो पत्नी को। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, कोई औलाद नहीं है मेरी, वो ही सब कुछ है। ओम प्रकाश का स्वर भर्रा उठा। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। BSF से क्यों निकाला गया? वहां पर बांग्लादेश के लोगों को इधर से उधर आने जाने के लिए पैसे लेता था। इसी काम के दौरान बड़े ऑफिसरों ने मुझे पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया। केस चल रहा है, नौकरी का पैसा भी नहीं मिलेगा केस का फैसला होने तक। पत्नी को भी बचाना है। क्या काम करेगा तू? जो बोलो। 20 लाख के बदले बड़ा काम करना होगा तेरे को। करूंगा। काम में खतरा भी हो सकता है। BSF में नौकरी के दौरान मैंने बहुत खतरे लिए हैं। मैं काम करूंगा। तेरी जान जाने का भी आधा खतरा हो सकता है। आधा मतलब कि 50-50 चांस है। बच भी सकता है तू। 20 लाख आसानी से कोई भी नहीं देगा। ऐसा क्या काम है? तेरी मांगी रकम हम दे रहे हैं, हमारा कहाँ काम तू कर। पैसा चाहिए तो हमारे इशारों पर चलना होगा। ठीक है, लेकिन 20 लाख मैं एडवांस में लूंगा। क्यों? काम के दौरान मुझे कुछ हो गया तो कम से कम मेरी पत्नी तो बच जाए। वो पैसा मैं डॉक्टर को देकर काम पर लगूंगा। ठीक है, तो आ मेरे पास, बात करते हैं। अपनी नौकरी के कागज पत्तर भी लेते आना ताकि मुझे पता चले कि तू अपने बारे में जो कह रहा है वह सच है। इसके साथ ही उधर से पहाड़गंज का पता बताया गया। कब आऊं? कब क्या? आजा। ठीक है, मैं घर से फाइल लेकर पहुंचता हूँ। 2-2.5 घंटे तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। 3 दिन बाद मुंबई में जिन यानी कि FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडिया की गुप्त जासूसी संस्था। FIA का स्पेशल एजेंट 7-11 शाम के 4 बज रहे थे और 7-11 एक फ्लैट में 20 बरस की खूबसूरत युवती के साथ बेड पर मौजूद था। दोनों ने चादर ओढ़ रखी थी और अभी अभी फुर्सत पाकर हटे थे। मेहनत करने की वजह से युवती का चेहरा लाल हो रहा था। ओ माय लव विक्रांत, युवती मस्त स्वर में कह उठी, तुम शानदार हो। एक बार फिर हो जाए, युवती ने मचलते स्वर में कहा। मैं तो रात भर यही हूँ, 7-11 ने शोक स्वर में कहा। सच? युवती का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। तभी पास ही साइड टेबल पर रखा
मोबाइल बजने लगा। ओ विक्रांत, मैंने कहा था फोन बंद कर देना, तुमने फोन बंद क्यों नहीं किया? वो कह उठी। 7-Eleven ने फोन उठाया और कॉलिंग स्विच दबाकर कान से लगाया। हेलो 7-Eleven। उधर से जो आवाज कानों में पड़ी उसे 7-Eleven पहचान गया। कहो, मेरे पास पक्की खबर है कि कल दिल्ली मेट्रो को बम से उड़ाया जाने वाला है। आवाज कानों में पड़ी। 7-Eleven के होठ सिकुड़े। पक्की खबर? बिल्कुल पक्की। कौन कर रहा है ये सब? 7-Eleven के माथे पर बल झलकने लगे थे। ये मैं नहीं जानता, परंतु एक आदमी को मैं जानता हूँ। यार है मेरा, बारूद एक्सपर्ट है। कल रात उसके साथ बैठकर पी तो नशे में उसके मुंह से ये बात निकल गई कि दिल्ली मेट्रो की एक ट्रेन को उड़ाने के लिए उसे बारूद के 2 बैग तैयार करने का ऑर्डर मिला है। कह रहा था कि आज रात बैग तैयार करने हैं और एक आदमी को भी बारूद से तैयार करना है जो मेट्रो को उड़ाएगा। आदमी को बारूद से तैयार करना है? इसका मतलब मैं नहीं समझा। जो उसने कहा तुम्हें बता दिया। कौन सी मेट्रो ट्रेन को उड़ाया जाएगा? ये मैं नहीं जानता। नाम क्या है उसका? मंजीत। तू किधर है? वही, अपने चांदनी चौक में। अपना तो वही ठिकाना है, यही पैदा हुआ, यही मरना है। मंजीत का अता पता सब मालूम है? सब। मैं शाम को फ्लाइट से दिल्ली पहुंचता हूं, तुम अपने घर पर ही मिलना। कहने के साथ ही 7-Eleven ने फोन बंद कर दिया। जा रहे हो? युवती नाराजगी से कह उठी। मेरे दोस्त की मां मर गई है, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। दोबारा हम जल्दी मिलेंगे। एक बार फिर हो जाए जल्दी जल्दी। इस काम को कभी भी जल्दी नहीं करते। तुम अपने को तैयार रखना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। 7-Eleven बेड से नीचे उतरा। युवती ने गहरी सांस ली और कह उठी। जानते हो विक्रांत, तुम्हारे में सबसे प्यारी क्या चीज है जो मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है? क्या? 7-Eleven मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारी बिलौरी आंखें। तुम्हारी आंखों में देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने शेर खड़ा हो। किस्मत वाली हो, तुमने इंसान के साथ साथ शेर का भी मजा ले लिया। नई दिल्ली, करोल बाग, रैगरपुरा। रात के 11 बज रहे थे। एक गली के बाहर अंधेरे में खड़े कार की पीछे वाली सीट पर 7-Eleven पसरा पड़ा था। आधा घंटा पहले ही वो और सुदर्शन वहां पहुंचे थे। सुदर्शन वही जिसने फोन किया था 7-Eleven को। तभी आगे का दरवाजा खुला और सुदर्शन ने भीतर झांकते हुए कहा, मंजीत अपने घर पर नहीं है, ताला बंद है। उसके मोबाइल पर फोन करो। किया, परंतु फोन बंद है। पता कर वो कहाँ है। 7-Eleven बोला। मुझे उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम। हम दोनों बहुत कम मिलते हैं, हम में सिर्फ पुरानी पहचान है। सुदर्शन ने कहा। मेरे ख्याल से इस वक्त कहीं पर बैठा बारूद के बैग तैयार करने में व्यस्त होगा। कल विस्फोट जो किए जाने हैं दिल्ली मेट्रो में, उसे ढूंढने का कोई जुगाड़ भिड़ा। आसान नहीं लगता, फिर भी आस पड़ोस से पूछताछ करता हूँ, कहकर सुदर्शन चला गया। 7-Eleven ने आंखें बंद कर ली। 15 मिनट बाद सुदर्शन वापस लौटा। उसके आस पड़ोस वाले भी नहीं जानते कि वो किधर गया है। सुदर्शन ने कहा, तो उसके लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। अपना काम खत्म करके वो सुबह तक जरूर लौट आएगा। न लौटा तो? 7-Eleven ने आंखें खोली और सुदर्शन को देखा। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मेट्रो की कौन सी लाइन पर धमाके किए जाने हैं। 7-Eleven ने पूछा। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ये पता होता तो कल होने वाले विस्फोटों से बचा जा सकता था। 7-Eleven ने कहा। हमें उसकी वापसी का इंतजार करना चाहिए। अगर वो सुबह तक न लौटा तो धमाकों के बारे में दिल्ली मेट्रो को सतर्क कर दिया जाएगा। और अगर सुबह तक धमाके हो गए तो? सुबह धमाके नहीं होंगे। धमाके करने वालों का असली मकसद होता है कि विस्फोट में ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, ज्यादा दहशत फैले। इसलिए 9 बजे से पहले कोई धमाका नहीं होगा। मेट्रो में असली भीड़ 9:10 के बाद शुरू होती है। सुदर्शन कार के भीतर बैठ गया। तुम्हें नींद नहीं लेनी है? 7-Eleven बोला। हर 20 मिनट बाद जाकर देखना है कि वो आया या नहीं। हाँ, ऐसा ही करूंगा। कुछ खामोशी के बाद 7-Eleven ने पूछा, मेट्रो के कौन से रूट पर ज्यादा भीड़ होती है? भीड़ के मामले में 2 मेट्रो रूट चर्चित हैं, रिठाला से शादरा और द्वारका से इंद्रप्रस्थ। ज्यादा भीड़ द्वारका से इंद्रप्रस्थ रूट पर होती है। तो समझो,
अगर कुछ हुआ तो द्वारका इंद्रप्रस्थ के रूट पर ही होगा। 7-Eleven कह उठा। सुबह 4 बजे सुदर्शन ने 7-Eleven को हिलाकर नींद से उठाया। वो आ गया है, सुदर्शन ने कहा। कब? 7-Eleven उठते हुए बोला। अभी। मैं कार में बैठा था। वो मेरे सामने टैक्सी से उतरा और गली में चला गया। वो नशे में लग रहा था। 7-Eleven दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकला। 2-3 घंटे की नींद ले ली थी उसने। चारों तरफ इस वक्त अंधेरे से भी खामोशी छाई हुई थी। सुदर्शन उसे देख रहा था। चल, उससे बात करते हैं, 7-Eleven ने कहा। दोनों गली के भीतर प्रवेश कर गए। सुदर्शन एक दरवाजे के पास जाकर ठिठका और कॉल बेल बजाई। दोनों अंधेरे में दरवाजे के पास खड़े रहे। जल्दी ही दरवाजा खुला। शराब का झोंका उनकी सांसों से टकराया। कौन है? आवाज में नशा था। मंजीत, मैं, सुदर्शन। तू? नशे में उसका स्वर हिल रहा था। इस वक्त? आ, भीतर आ। पलटकर वो भीतर चल पड़ा। उसके पीछे चलता सुदर्शन कह उठा। आज तो अकेले अकेले पी आया, मेरी याद नहीं आई? बस ऐसे ही, कहकर मंजीत हौले से हंस पड़ा। वे साधारण सी ड्राइंग रूम में पहुंचे। बैठ। मंजीत की नजर अब पहली बार 7-Eleven पर पड़ी। ये तेरे साथ है? कौन है ये? 7-Eleven, ये नाम है इसका? मंजीत एक कुर्सी पर बैठता कह उठा। उसने ठीक ठाक पी रखी थी। तू बहुत गलत वक्त पर आया। रात का जगा हूं मैं और गहरी नींद लेने के लिए एक पैक ज्यादा ले रखा है। बता, क्यों आया इधर? मैंने अब सोना है। सुदर्शन ने 7-Eleven को देखा, फिर बोला। 7-Eleven बात करेगा तेरे से। क्या बात करेगा? 7-Eleven आगे बढ़ा और जोरदार घूंसा मंजीत के चेहरे पर ठोका। मंजीत कुर्सी सहित नीचे जा गिरा। ये क्या करता? मंजीत ने कहना चाहा। 7-Eleven ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़ा और खड़ा कर दिया। होश आया? 7-Eleven का स्वर शांत था। मुझे क्यों मार? कहाँ से आ रहा है तू? 7-Eleven बोला। मैं फिल्म देख। 7-Eleven का हाथ घूमा और पूरी ताकत के साथ उसके गाल पर जा पड़ा। पी रखी होने की वजह से वो खुद को संभाल न सका और पुनः नीचे जा गिरा। उसके बाद जल्दी से उठ बैठा। सुदर्शन, मंजीत अपने चेहरे पर हाथ फेरता कह उठा। ये मुझे क्यों मार रहा है? इसे रोक। ये जो पूछ रहा है जवाब दे दे। है कौन ये? 7-Eleven। लेकिन ये है कौन जो? मैं इंडिया की गुप्त जासूसी संस्था FIA का स्पेशल एजेंट हूँ, 7-Eleven ने कहा। ओह, तो मैं क्या करूं? मुझे खबर मिली है कि दिन निकलने के बाद दिल्ली मेट्रो में धमाके होने वाले हैं और इसमें तुम्हारा हाथ है। 7-Eleven का स्वर कठोर हो चुका था। अब तुम समझ गए होंगे कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो। मंजीत ने गहरी सांस ली। थोड़ा सा नशा उसका कम हुआ। मंजीत ने सुदर्शन को देखा। सुदर्शन मुस्कुराया। मैं जानता था कि मेरे से एक गलती हो गई है। मंजीत थके स्वर में कह उठा। कल रात मैंने नशे में तेरे से कुछ कह दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि तू भूल जाएगा या फिर तूने ठीक से मेरी बात सुनी नहीं होगी, क्योंकि उस बारे में तूने दोबारा कोई सवाल नहीं किया था। अब सच बोल दे, सुदर्शन गंभीर स्वर में कह उठा। तू भी FIA में है? मंजीत ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं 7-Eleven का खबरी हूँ। समझा। मंजीत ने सिर हिलाया। मुझे उठा। सुदर्शन आगे बढ़ा और मंजीत का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। तेरी जान बख्शी इसी में है कि जो कुछ तेरे अंदर है बाहर कर दे, सुदर्शन ने कहा, वरना तेरी खैर नहीं। मैं हाथ मुंह धोना चाहता हूँ, इस तरह नशा कुछ कम होगा, मंजीत बोला। सुदर्शन ने 7-Eleven को देखा। 7-Eleven आगे बढ़ा और मंजीत की तलाशी ली। उसके पास मोबाइल, पर्स वगैरह ही निकले। चल, 7-Eleven बोला, मैं तेरे साथ हूँ। 5 मिनट बाद मंजीत वापस उसी कमरे में था। हाथ मुंह धो चुका था। अब पहले से बेहतर हाल में था वो। इस दौरान 7-Eleven की बराबर उस पर निगाह रही थी। मंजीत की आंखें अभी भी नशे की वजह से लाल हो रही थी। वो बोला, इस मामले से मेरा कोई खास वास्ता नहीं है। मुझे सारे मामले की सारी जानकारी चाहिए। एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, 7-Eleven ने सख्त स्वर में कहा। बाद में मेरा क्या होगा? मंजीत बोला। मैं फंसना नहीं चाहता। तेरे को कुछ नहीं होगा। तेरा नाम भी इस मामले में नहीं आएगा। अपना मुंह खोल।
वादा करते हो कि मैं इस मामले में नहीं फंसूंगा? मंजीत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वादा है, 7-Eleven ने उसे घूरते हुए कहा। सुदर्शन, तू गवाह है कि ये मुझे जाने देगा इस मामले से। चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा रख। मंजीत ने गहरी सांस ली। तेरा इस मामले से क्या वास्ता है? 7-Eleven ने पूछा। मैं बारूद एक्सपर्ट हूँ, जिसे जैसी बारूद की सेटिंग चाहिए वैसी ही करता हूँ। पहले मैं मिलिट्री में था, मंजीत ने बताया। वहां से क्यों निकाले गए? मिलिट्री का बारूद बाहर के लोगों को बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। किन के लिए अब तुम काम करते हो? कोई फिक्स नहीं है, कोई भी काम करा लो। कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं और मुझसे काम कराने आ जाते हैं। तुम उनके बारे में जानते होंगे? नहीं, मंजीत ने इनकार में सिर हिलाया। वो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताते। मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मेरा काम होता है ज़रूरत के मुताबिक उनका काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना। धंधा है ये। ठीक है, अब इस मामले के बारे में बोलो। दिल्ली मेट्रो में आज कैसे विस्फोट होगा? कहाँ होगा? कौन करेगा? सब कुछ बताओ। मंजीत ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? मेरे बारे में किसी को बताओगे तो नहीं? तेरे को इस मामले में नहीं लूंगा, 7-Eleven बोला। अब काम की बात कर। 3 दिन पहले दोपहर में मुझसे एक युवक मिलने आया। मैं घर पर ही था। 21-22 बरस की उम्र रही होगी उसकी। उसने अपना नाम नहीं बताया, परंतु उसने अशफाक का नाम लिया, जो मुझसे 2 बार पहले काम ले चुका था। वो बोला कि बारूद के 2 बैग तैयार करने हैं, जिन्हें रिमोट से उड़ाया जा सके, और एक मानव बम तैयार करना है। मानव बम? हाँ, मंजीत ने 7-Eleven को देखा। कहते रहो। मैंने इस सारे काम की कीमत 70 लाख मांगी। सौदा 40 लाख में बना। इस काम के लिए तुमने बारूद कहाँ से लिया? बारूद उनका ही था। मैंने सब कुछ तैयार करना था कि वक्त पर जैसा वो करना चाहें वैसा कर सकें। फिर मैंने पैसे पहले मांगे। वो अगले दिन मुझे पैसे दे गया और बोला कि कल रात 8 बजे मुझे लेने आएगा। उन्हें सुबह तक सब कुछ तैयार चाहिए था और मैंने बता दिया था कि 10 घंटे का काम है। फिर वो रात 8 बजे पहुंचा और मुझे ले गया। कहाँ? रास्ते में मेरी आंखों पर कपड़ा बांध दिया गया था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे कहाँ ले गया था, परंतु वो फैक्ट्री जैसी जगह थी। मशीनें लगी देखी मैंने। वहाँ 2 आदमी और थे। उन्हीं में से एक ने मानव बम बनना था। पहले मैंने 2 बम तैयार किए। उन्होंने पावरफुल बम तैयार करवाए हैं। दोनों बम ब्रीफ केस में फिट किए गए हैं ताकि किसी को शक ना हो। उनका रिमोट भी तैयार किया। इसमें आधी रात हो गई। उसके बाद मैंने मानव बम के लिए जैकेट तैयार की। जैकेट? हाँ, सिर से भीतर डालने के बाद छाती, पेट और पीठ की तरफ लटकती है। उन्हें आपस में डोरियों से बांध दिया जाता है, जो कि शरीर के साथ इस तरह सट जाती है कि ऊपर कमीज डाल लेने के पश्चात पता नहीं चलता कि नीचे कुछ है। देखने में लगता है कि आदमी कुछ मोटा सा है। ठीक पेट की तरफ उस पर 2 स्विच होते हैं। जैकेट में पड़े बारूद को ब्लास्ट करने के लिए पहले सर्किट ऑन करने का एक स्विच दबाना पड़ता है, फिर ब्लास्ट के लिए दूसरा स्विच। तुम उन तीनों में से किसी को नहीं जानते? नहीं। उनकी प्लानिंग क्या है? इस बारे में उन्होंने मेरे को तो कुछ नहीं बताया, परंतु वे मेरे सामने आपस में बातें कर रहे थे। क्योंकि वे जानते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, इसलिए मेरे सामने बातें करने में उन्हें ऐतराज नहीं हुआ। उनकी बातों से जो जाना वो इस तरह है। कल वे दिन में 10:45 बजे द्वारका इंद्रप्रस्थ लाइन पर मेट्रो में विस्फोट करेंगे। उनका काम जनकपुरी वेस्ट के स्टेशन से शुरू होगा। मानव बम बनने वाला व्यक्ति जनकपुरी वेस्ट से 10:32 पर आने वाली मेट्रो में चढ़ेगा। उसके पास ब्रीफकेस वाले बमों का रिमोट होगा। मेट्रो ट्रेन में रजौरी गार्डन स्टेशन पर विस्फोट किया जाएगा। तब वो दोनों ब्रीफकेस कोई 2 लोग मेट्रो में रखकर जा चुके होंगे। रिमोट का बटन दबाकर विस्फोट करने वाला व्यक्ति रजौरी गार्डन स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकलेगा और विस्फोट के लिए रिमोट का बटन दबाएगा। इस वक्त मेट्रो ट्रेन खचाखच भरी होती है। 7-Eleven के जबड़े खिंच गए।
ऐसा ही करना था तो वो व्यक्ति मानव बम क्यों बना? अगर पकड़ा जाए तो उस स्थिति में वो खुद को बम से उड़ा ले। मंजीत ने बताया। कौन है वो आदमी? ओम प्रकाश नाम है उसका। पश्चिम बिहार में रहता है। उसे बारूद की जैकेट पहनाते हुए उससे मेरी थोड़ी सी बात हुई तो मैंने उसके बारे में उससे पूछा था। तब मैं जैकेट का साइज चेक कर रहा था। सुदर्शन चेहरे पर गंभीरता समेटे दोनों को देख रहा था। मंजीत का नशा अब बहुत हद तक कम हो चुका था। ये बताओ कि इस काम को कैसे रोका जा सकता है? 7-Eleven ने पूछा। नहीं रोका जा सकता, मंजीत ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का ठिकाना मैं नहीं जानता जो तुम्हें बता सकूं। अब मैं नहीं जानता कि वे कहाँ मिलेंगे। कोई अंदाजा भी नहीं? 7-Eleven ने पूछा। नहीं, मंजीत ने इनकार में सिर हिलाया। उनका कोई फोन नंबर? नहीं। 40 लाख तेरे को वो दे चुके हैं। हाँ, काम करा लेने के बाद वो मुझसे क्यों मिलेंगे? अगला कोई काम होगा वो मेरे से बात करने आएंगे। ओम प्रकाश का हुलिया क्या है? 7-Eleven ने सोच भरे स्वर में पूछा। वो साधारण से चेहरे वाला है, कद 6.25 फीट और सेहत मीडियम है। उसके कान कुछ बड़े हैं, इतने भी बड़े नहीं कि भीड़ से अलग दिखें। उसने ब्राउन कलर की पैंट और नीले रंग की 4 खानों वाली कमीज पहन रखी थी। सिर के बाल छोटे हैं। पाँव में उसने एक्शन के जूते पहने हुए थे। जब मैं उससे मिला तो वो ताजी ताजी शेव करा के आया लगता था। 7-Eleven के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि काम का वक्त आने तक वो कपड़े बदलेगा? मुझे नहीं लगता। मंजीत ने इनकार में सिर हिलाया। क्योंकि जब मैं वहां से अपना काम खत्म करके चला तो कमीज पैंट उतारकर उसे एक मशीन पर रख दिया था और नींद देने की तैयारी करने लगा था। मेरे ख्याल में उठकर उन्हीं कपड़ों को पहने का। कितने प्रतिशत तुम्हें ऐसा लगता है? 90%। तो वो ब्राउन पैंट और नीले रंग की 4 खानों वाली कमीज पहने हो सकता है काम के वक्त। हाँ, मेट्रो में 10:32 पर जनकपुरी वेस्ट के स्टेशन से चढ़ेगा। मंजीत ने सिर हिलाया। मान लो कि मैं उसे पकड़ लेता हूँ तो उस पर काबू कैसे करूं? ऐसा किया तो वो खुद को उड़ा लेगा। मंजीत जल्दी से बोला। उसे रोकने का कोई रास्ता बताओ। कोई रास्ता नहीं है, मंजीत ने पक्के स्वर में कहा। वो व्यक्ति ओम प्रकाश मुझे वैसे भी थोड़ा अकड़ू पागल सा लगा। जिंदगी से थका टूटा भी हो सकता है। ऐसे लोग काम को अंजाम देकर ही रहते हैं। यानी कि तुम्हारे हिसाब से अगर मैंने ओम प्रकाश को पकड़ने की कोशिश की तो वो खुद को बम से उड़ा लेगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है, मंजीत ने गंभीर स्वर में कहा। मौका मिलने पर मैंने उससे पूछा कि वो ये काम क्यों कर रहा है तो उसने बताया कि उसकी पत्नी दीनदयाल अस्पताल में है, कैंसर है उसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है। 7-Eleven के होठ भींच गए। तुम अस्पताल में उसकी पत्नी को ढूंढ सकते हो 7-Eleven? सुदर्शन कह उठा। उससे क्या होगा? उसकी पत्नी को नहीं पता होगा कि वो किधर है और क्या करने के फेर में है। मंजीत की निगाह 7-Eleven पर थी। और क्या है तुम्हारे पास बताने को? कुछ भी नहीं। बस हो गया? हाँ, कहने के साथ मंजीत ने दाएं बाएं सिर हिलाया। तुम कार पर पहुंचो, 7-Eleven ने सुदर्शन से कहा। मैं आता हूं। सुदर्शन बाहर निकल गया। 7-Eleven ने जेब से रिवॉल्वर निकाली, दूसरी जेब से साइलेंसर और साइलेंसर को नाल पर चढ़ाने लगा। ये देखकर मंजीत की आंखें भय से फैल गई। 7-Eleven की खतरनाक निगाह मंजीत पर थी। ये क्या कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि मुझे छोड़। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो ये साइलेंसर मैंने नया खरीदा है, अभी तक चेक नहीं किया। नाल पर साइलेंसर घुमाता 7-Eleven कह उठा। तुम मुझे गोली मारकर मंजीत की सांस फूलने लगी। मुझे गोली मत मारना, गिरफ्तार कर लो मुझे, लेकिन गोली मत मारना, मुझे मत मारना। मैं अपने पर गोली चलाकर साइलेंसर की आवाज को चेक करूंगा। अपने पर? मंजीत अविश्वास भरे स्वर में कह उठा। नहीं, तुम। 7-Eleven ने रिवॉल्वर का रुख मंजीत की तरफ कर दिया। ये क्या? तुम जैसे इंसान को तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। हैरानी है कि तुम आज तक जिंदा कैसे बचे रहे। 7-Eleven ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा और एक साथ 2 बार ट्रिगर दबा दिया। पिट पिट 2 बार हल्की आवाजें उभरी।
एक गोली मंजीत के माथे पर लगी, दूसरी छाती पर। 7-Eleven गली के बाहर खड़ी कार के पास पहुंचा। सुबह के 6 बज रहे थे। दिन निकल आया था। सुदर्शन स्टीयरिंग पर बैठा था। कार मुझे दे, तेरे को फोन पर बता दूंगा कि कार कहाँ खड़ी है, 7-Eleven ने कहा। सुदर्शन फौरन कार से बाहर निकला। उसकी गंभीर निगाह 7-Eleven पर थी। मंजीत का क्या हुआ? सुदर्शन ने गंभीर स्वर में पूछा। वही हुआ जो कई साल पहले हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, 7-Eleven कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठता कह उठा। सुदर्शन ने गहरी सांस ली और कह उठा, अब मेरी जरूरत नहीं। नहीं, कुछ खर्चा पानी मिल जाता तो। जब कार मिले तो डैशबोर्ड खोलकर निकाल लेना, नोट तेरे को वहीं रखे मिलेंगे, 7-Eleven ने कहा और स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। एक ही बार में बात हो गई। मनोज, 7-Eleven बोला, कहाँ हो तुम? दिल्ली, विकासपुरी में। एक हादसा होने वाला है। द्वारका इंद्रप्रस्थ रूट की मेट्रो ट्रेन 10:45 पर उड़ाई जाने वाली है बम से। जो इंसान मेट्रो में बम विस्फोट करेगा उसका नाम ओम प्रकाश है और वो पश्चिम बिहार में रहता है। उसकी बीवी को कैंसर है और वो हरिनगर के दीनदयाल अस्पताल में भर्ती है इलाज के लिए। तुम फौरन 2 एजेंट दीनदयाल अस्पताल भेजो। कैंसर की बीमार ओम प्रकाश की पत्नी को आसानी से अस्पताल में ढूंढा जा सकता है कि वो कहाँ एडमिट है, उस पर नजर रखी जाए। हो सकता है ओम प्रकाश बम विस्फोट करने से पहले उससे मिलने आ जाए। अगर ऐसा हो तो ओम प्रकाश को पकड़ लिया जाए। वो मुकाबले की चेष्टा करे तो गोली मार दो। समझ गया, मैं अभी 2 आदमी दीनदयाल अस्पताल भेजता हूँ, मनोज की आवाज आई। तुम 2 एजेंटों के साथ मुझे 9:30 बजे जनकपुरी वेस्ट के मेट्रो स्टेशन पर मिलो। कहने के साथ ही 7-Eleven ने फोन बंद करके जेब में रख लिया। होठ भिजे हुए थे, चेहरे पर सोचों के भाव थे। जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, समय 9:40 बजे। मनोज 2 अन्य एजेंटों के साथ वहां पहुंचा जो कि मानव और त्रिशूल नाम के थे। 7-Eleven पहले से ही वहां मौजूद था। वो उसके पास आ गए। स्टेशन से अभी अभी मेट्रो गई थी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। परंतु अगले 2 मिनट में ही यहाँ ढेरों लोगों को नजर आने लगना था। 2 एजेंट दीनदयाल अस्पताल में ओम प्रकाश की पत्नी पर नजर रखे हुए थे। मनोज बोला, अभी तक ओम प्रकाश वहां नहीं पहुंचा। तुम लोग सुनो, 7-Eleven तीनों पर नजर डालता गंभीर स्वर में बोला, बहुत बड़े खतरे का वक्त आने वाला है। 10:45 पर मेट्रो को उड़ाया जाना है। ओम प्रकाश सिर्फ मोहरा है। उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में यकीनन ओम प्रकाश के पास कोई जानकारी नहीं होगी। ये काम वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कर रहा है। हम उसे रोकेंगे कैसे? हम तो ओम प्रकाश को जानते पहचानते नहीं, त्रिशूल बोला। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक ओम प्रकाश जनकपुरी वेस्ट यानी कि इस स्टेशन से 10:32 पर मेट्रो में सवार होगा। अगले 2-3 स्टेशनों के बीच ब्रीफकेस में लगे बम 2 ब्रीफकेसों के रूप में मेट्रो ट्रेन के बीच रख दिए जाएंगे। जाहिर है कि ये काम करने वाले आदमी मेट्रो से निकलकर जा चुके होंगे। उसके बाद रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के रुकते ही ओम प्रकाश मेट्रो से बाहर निकलेगा। उसके पास उन बम नुमा ब्रीफकेस से वास्ता रखता रिमोट होगा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ओम प्रकाश रिमोट का इस्तेमाल करेगा और 2 बम विस्फोट कर देगा। उस वक्त मेट्रो ट्रेन लोगों से भरी होती है और ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। मनोज, त्रिशूल और मानव की नजरें मिली। हमने ये नहीं होने देना है, 7-Eleven ने दांत भींचकर कहा। परंतु सीधे सीधे ओम प्रकाश पर हाथ भी नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो मानव बम बन चुका है। खुद को खतरे में देखकर वो खुद को उड़ा सकता है। इस तरह हम लोग मर जाएंगे। तुम उसे पहचानते हो? मानव ने पूछा। नहीं, 7-Eleven ने इनकार में सिर हिलाया। मैंने उसे कभी नहीं देखा, परंतु इस बात के पूरे चांसेस हैं कि हम उसे पहचान लें क्योंकि वो ब्राउन पैंट और 4 खाने वाली नीली कमीज पहने हो सकता है। 10:32 पर उसने मेट्रो ट्रेन में सवार होना है तो वो 5 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा। हमें नजर रखनी है। अगर उसने ब्राउन पैंट और नीली कमीज पहन रखी होगी तो वो हमें नजर आ जाएगा। मान लो
वो हमें दिख गया तो उसे मेट्रो में सवार नहीं होने देना है, 7-Eleven ने कहा। रोकेंगे कैसे? तुम तो कहते हो कि वो मानव बम बना होगा, उसे खतरे का एहसास हुआ तो? मेरे पास प्लान है, वो सुनो। 10:20 पर ओम प्रकाश ने जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन में प्रवेश किया। वो मनोहर की बताई वो ही ब्राउन पैंट और नीली 4 खाने वाली कमीज पहने हुए था। कमीज के नीचे बारूदी जैकेट पहनी होने के कारण वो कुछ सेहतमंद लग रहा था। कल रात को शेव कराई थी, इसलिए इस वक्त उसका चेहरा चमक रहा था। वो इस वक्त किसी अच्छे घर का लग रहा था। ओम प्रकाश सीधा टोकन विंडो पर पहुंचा और यात्रा का टोकन लेकर आगे बढ़ गया। कई लोग आ जा रहे थे। अनाउंसर की आवाज भी कभी कभार कानों में पड़ जाती थी। भीतर जाने से पहले रास्ते में खड़े पुलिसमैन चेकिंग कर रहे थे। ओम प्रकाश जानता था कि उसे चेकिंग से बचना है। वो कुछ पल एक तरफ खड़ा होकर उन पुलिसमैनों को देखने लगा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो अपने काम में हर हाल में सफल होना चाहता था कि वापस अस्पताल में अपनी पत्नी के पास जा सके। इस काम का 20 लाख रुपया उसे मिल गया था, जिसे वो अपनी पत्नी को दे आया और उसे कहा था कि वो दोपहर तक आ जाएगा। तभी 8-10 लड़के लड़कियां छोटे से झुंड के रूप में वहां पहुंचे। पुलिसमैन उसकी चेकिंग में व्यस्त हो गया। ओम प्रकाश फुर्ती से वहां पहुंचा और पुलिसमैन की निगाहों से बचते हुए आगे बढ़ता चला गया। कुछ आगे चलकर सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियां तय करके ऊपर मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर 3-4 लोग ही दिखे। स्पष्ट था कि अभी अभी मेट्रो गई है। ओम प्रकाश की नजर प्लेटफॉर्म पर लगे लटके उस डिजिटल बोर्ड पर गई, जो मेट्रो के आने में कितना वक्त बचा है ये बताता था। उस पर 4 मिनट का समय इस वक्त दर्शाया जा रहा था। अब प्लेटफॉर्म पर और लोग आना शुरू हो गए थे। ओम प्रकाश ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 10:28 हो रहे थे। 7-Eleven, मानव, त्रिशूल और मनोज प्लेटफॉर्म पर थे जब ओम प्रकाश वहां पहुंचा था। उन्होंने एक ही निगाह में ओम प्रकाश को पहचान लिया, क्योंकि वो ही कपड़े उसके शरीर पर थे, ब्राउन पैंट और 4 खानों वाली नीली कमीज। 7-Eleven ने और भी अच्छी तरह से उसे पहचाना, क्योंकि मंजीत का बताया हुलिया उसके जहन में था। चारों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में इशारे हुए। अब प्लेटफॉर्म पर लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। प्लान के मुताबिक वे धीरे धीरे अपना घेरा ओम प्रकाश की तरफ तंग करने लगे। समय का डिजिटल बोर्ड अब 3 मिनट दिखा रहा था। उनके लिए एक एक पल अब बीतना भारी था। मेट्रो ट्रेन में बम फटने के साथ ही हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आनी थी। इसे होने से हर हाल में रोकना था। समय का डिजिटल बोर्ड अब 2 मिनट का वक्त दर्शाने लगा था। सिर्फ 2 मिनट रह गए थे मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर आने में। 7-Eleven जेब में हाथ डालते हुए आगे बढ़ा और ओम प्रकाश के ठीक एक कदम पीछे जा खड़ा हुआ। मानव, त्रिशूल और मनोज भी करीब आ पहुंचे थे। अब प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा लोग हो गए थे। अधिकतर की निगाहें दूर तक नजर आ रही मेट्रो की लाइनों पर थी। कोई नहीं जानता था कि 5 स्टेशनों के बाद मेट्रो ने मौत की ट्रेन बन जाना था, जिसे रोकने की कोशिश जारी थी। 1 मिनट। तभी दूर लाइनों पर सिल्वर कलर की मेट्रो ट्रेन आती दिखाई देने लगी। वो पास आती जा रही थी। फिर वो अपनी खामोश चाल के साथ प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची, रुक गई। लोग दरवाजे के पास इकट्ठे होने लगे और उनके खुलने का इंतजार करने लगे। दरवाजे खुले। बाहर निकलने वाले 2-4 लोग ही थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग मेट्रो में प्रवेश करने लगे। ओम प्रकाश भी आगे बढ़ा। मात्र 3 कदम दूर था दरवाजा। ओम प्रकाश। तभी पीछे खड़े 7-Eleven ने शांत स्वर में पुकारा। ओम प्रकाश चिहुका। उसे अपना नाम लेकर पुकारे जाने की यहाँ कोई आशा नहीं थी। उसने गर्दन घुमाकर 7-Eleven को देखा। 7-Eleven ने मुस्कुराकर फौरन कहा, तुम ओम प्रकाश ही हो ना, जिसकी पत्नी कैंसर की बीमारी से दीनदयाल अस्पताल में भर्ती है? हाँ, अचकचाया सा ओम प्रकाश कह उठा। तभी पीछे मेट्रो के दरवाजे बंद होने लगे थे। मैं डॉक्टर विक्रांत हूँ, दीनदयाल अस्पताल में हूँ।
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही। नहीं, ओम प्रकाश के होठों से फटा फटा सा स्वर निकला। ऐसा नहीं हो सकता। 1 घंटा पहले मैं अस्पताल में था। मैंने ही अंतिम बार तुम्हारी पत्नी की सांसें चेक की। मुझे दुख है कि मैंने ये खबर तुम्हें सुनाई। मेट्रो ट्रेन स्टेशन से खिसक पड़ी। ओम प्रकाश को काटो तो खून नहीं। जिस पत्नी को बचाने के लिए वो मेट्रो में बम विस्फोट करने जा रहा था, वो ठीक होने से पहले ही मर गई। इस खबर ने ओम प्रकाश को हिलाकर रख दिया था। तभी मनोज और त्रिशूल ओम प्रकाश पर झपटे। दोनों ने एक एक तरफ की बाहें पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींच ली। ओम प्रकाश हड़बड़ा उठा। उसकी समझ में न आया कि ये क्या हो गया है, परंतु उसकी बाहें इस तरह खुले में होने के कारण वो अब रिमोट का इस्तेमाल करके जैकेट में भरा बारूद नहीं उड़ा सकता था। उसने बाहों को छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु पकड़ इतनी मजबूत थी कि छुड़ा नहीं सका। उसने अजीब सी निगाहों से 7-Eleven को देखा। 7-Eleven के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। मानव आगे बढ़ा और ओम प्रकाश की तलाशी लेने लगा। तुम कौन हो? ओम प्रकाश के होठों से निकला। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। तभी मानव उसकी जेब से माचिस की डिब्बी के आकार का रिमोट कंट्रोल निकालकर पीछे हटता चला गया। उस रिमोट कंट्रोल पर भी 2 स्विच लगे नजर आ रहे थे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। मैं बीएसएफ का जवान हूँ और तुम मेट्रो ट्रेन उड़ाने जा रहे थे। लोगों से भरी मेट्रो ट्रेन। 7-Eleven मौत भरे स्वर में कह उठा। ओम प्रकाश ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। चेहरा फक पड़ गया। अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में तुमने सैकड़ों मासूमों को मारने का इरादा कर लिया था। नहीं, ओम प्रकाश चीखा। ये झूठ है। मानव, इसकी कमीज के नीचे चेक करो। मानव ने फौरन ओम प्रकाश की कमीज पेट की तरफ से उठाई। नीचे शरीर पर बारूद की जैकेट बंधी दिखी और पेट वाले हिस्से पर लाल रंग के 2 स्विच लगे दिखे। ओम प्रकाश का चेहरा हल्दी की तरह पीला हो गया। मानव पीछे हट गया। 7-Eleven ने जेब से साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और वहशी स्वर में बोला, तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, अब बच नहीं सकोगे। लेकिन मुझे कूड़ा करकट इकट्ठा करने की आदत नहीं है। मौत के भय से ओम प्रकाश की आंखें फटकर चौड़ी हो गई थी। इस वक्त मेट्रो प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। तुम आतंकवादी हो। 7-Eleven ने रिवॉल्वर उसकी तरफ करते हुए मौत से भरे सर्द लहजे में कहा। मुझे माफ कर दो। ओम प्रकाश कांपते स्वर में कह उठा। मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तभी रिवॉल्वर की नाल से बेआवाज गोली निकली। गोली ओम प्रकाश के माथे पर जा धंसी। वहां छोटी सी पिंडी नजर आने लगी। उसी पल ओम प्रकाश बेजान सा हो गया। आंखें उलट गई थी उसकी। मनोज और त्रिशूल ने उसे दोनों बाहों को खींचने की मुद्रा में पकड़ा ना होता तो वो गिर चुका होता। फिर मनोज और त्रिशूल ने उसे छोड़ दिया। ओम प्रकाश का बेजान सा शरीर धड़ाम से नीचे जा गिरा। सीढ़ियों की तरफ से 1-2 लोगों के आने की आवाजें आ रही थी। निकल जाओ यहाँ से। 7-Eleven ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए तीनों को देखा और पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वे तीनों भी उसी पल सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। 7-Eleven सीढ़ियां चढ़ते 3 लोगों के पास से नीचे उतर रहा था कि उसका फोन बजने लगा। हेलो। 7-Eleven ने फोन निकालकर बात की। ओ विक्रांत डार्लिंग, उसके कानों में उसी युवती की आवाज पड़ी। तुम कहाँ हो? अभी आ जाओगे? बहुत मन कर रहा। रॉन्ग नंबर। 7-Eleven ने कहा और फोन जेब पे रखते हुए सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ता चला गया। काम हो गया था। सैकड़ों बेगुनाह लोग मौत के मुंह में जाते जाते बच गए थे। न्यूयॉर्क, अमेरिकन जासूसी संस्था CIA का ऑफिस, शाम के 4 बजे। चीफ टॉम लैरी आज सुबह से ही बहुत व्यस्त था। उसे ये भी पता न चला कि लंच का वक्त गुजर गया है। जब भूख महसूस हुई तो कैंटीन में फोन करके कॉफी और सैंडविच मंगवाए और 10 मिनट के लिए उसने अपने सारे काम रोक दिए कि शांति से सैंडविच खा सके और कॉफी के घूंट भर सके। उसके सिर के बाल बिखरे से लग रहे थे। टाई खुली ढीली थी। पैंट में डाल रखी कमीज भी एक तरफ से बाहर आ रही थी, परंतु व्यस्तता के कारण
इस तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। अभी आधा सैंडविच ही खाया था कि फोन बज उठा। क्या मुसीबत है? खाते खाते उसने रिसीवर उठाया। कहो। दूसरी तरफ ऑपरेटर सूजी थी। सर, यूरोप से कोई फोन पर है। वो आपसे बात करना चाहता है, परंतु अपना नाम और वजह नहीं बता रहा। सूजी की आवाज कानों में पड़ी। क्या कह रहा है? उसका कहना है कि वो ऐसी बात जानता है जिससे अमेरिका को फायदा हो सकता है। बात कराओ, चीफ टॉम लैरी ने कहा और कॉफी का घूंट भरा। 5 सेकंड ही बीते कि उसके कानों में पुरुष का स्वर पड़ा। हेलो, कहो। मैं न्यूयॉर्क से CIA चीफ टॉम लैरी हूँ। चीफ लैरी बोला। मैं साउथ ईस्ट यूरोप क्रोशिया से बोल रहा हूँ। स्वर बेहद शांत था। तुम्हारा नाम क्या है? नाम रहने दो, हमें काम की बात करनी चाहिए। मैं तुम लोगों के काम आ सकता हूँ, उधर से कहा गया। स्पष्ट कहो। 8 साल पहले क्रोशिया में अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या की गई थी और CIA पता नहीं लगा पाई कि हत्यारा कौन था। चीफ लैरी की आंखें सिकुड़ी, फिर सिर हिलाकर फोन पर बोला। शायद हाँ, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही हुआ था। मैं ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कौन है हत्यारा? चीफ लैरी के होठों से निकला। पागल हो क्या? क्या मतलब? इतनी कीमती खबर मैं क्या तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा? चीफ टॉम लैरी ने गहरी सांस ली, फिर बोला। क्या चाहते हो? मुझे पैसे की जरूरत है। कब से जानते हो इस बात को? जब से ड्यूक हैरी की हत्या हुई तब से ही। तो पहले क्यों ना बताया? तब पैसों की जरूरत नहीं थी। उधर से आता शांत स्वर चीफ लैरी के कानों में पड़ा। क्या पता तुम सही कह रहे हो या नहीं? मैं सही हूँ। क्या तुमने हत्यारों को देखा था? पहचानते हो उन्हें? मैं खुद उन लोगों में शामिल था। चीफ टॉम लैरी के होठ सिकुड़ गए। इस बात की तसल्ली करानी होगी हमें। करा दूंगा, परंतु हम में हुई बात गुप्त ही रहे, आम ना हो। जिसने ड्यूक हैरी की हत्या की उसके हाथ भी तुम लोगों से कम नहीं हैं। क्या चाहते हो? चीफ टॉम लैरी ने सतर्क स्वर में पूछा। तुम इस खबर के कितने डॉलर दे सकते हो? तुम अपनी डिमांड बताओ। 10 लाख डॉलर ज्यादा हैं। अमेरिका के लिए नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या के सारे राज खुलासा करूंगा। मारने वाले कौन कौन लोग थे और किसने ड्यूक हैरी की हत्या कराई? क्या वजह थी कि ड्यूक हैरी की हत्या की गई? मुझे लगता है कि मैंने कम मांगा है, मुझे ज्यादा डॉलर मांगने थे। तुम सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हें फिर फोन। सुनो सुनो, फोन बंद मत करो। चीफ लैरी जल्दी से बोला। मुझे सौदा मंजूर है। तुम? कल फोन करूंगा, उधर से कहा गया और फोन बंद कर दिया गया। टॉम लैरी ने गहरी सांस ली और रिसीवर वापस रखा। चेहरे पर गंभीरता थी। फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर दबाया और रिसीवर कान पर लगा लिया। कहो चीफ। अगले ही पल आवाज उसके कानों में पड़ी। मेरे पास आओ माइक, एक मुसीबत वाला काम आ गया है, कहकर उसने रिसीवर रखा और पुनः सैंडविच खाने लगा। माइक ने टॉम लैरी के कमरे में प्रवेश किया तो उसे कॉफी के घूंट लेते पाया। माइक 32 बरस का, 5 फीट 10 इंच लंबा था और सामान्य सेहत वाला था। सिर के बाल छोटे और पीछे की तरफ थे। बालों की एक मोटी सी लट पलटकर माथे पर झूल रही थी। क्लीन शेव चेहरा। वो कुर्सी पर बैठता बोला। कहो चीफ, मुसीबत वाला काम है तुम्हारे लिए। 8 साल पहले क्रोशिया में हमारे विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या हुई थी। उसके साथ इंडियन मिलिट्री का एक ब्रिगेडियर भी मारा गया था। वो ब्रिगेडियर तब ड्यूक हैरी को कोई सूचना दे रहा था जब दोनों की हत्या कर दी गई और हत्यारा वो सूचना भी ले भागा। तब हम लोगों ने विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या की तफ्तीश की थी और साल भर की चेष्टाओं के बावजूद भी हमें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला था। हम असफल रहे थे, जो कि हमारे लिए शर्म की बात थी। सुना था मैंने, लेकिन अब क्या हो गया? अभी अभी किसी ने क्रोशिया से फोन किया है। वो 10 लाख डॉलर के बदले हमें ड्यूक हैरी के हत्यारे के बारे में बताना चाहता है। जो जानकारी उसके पास है वो हमें देना चाहता है। उसका कहना है कि वो खुद हत्यारों में शामिल था। ओह, माइक सतर्क हुआ। अपने बारे में क्या बताया उसने? कुछ नहीं, वो जो भी है सतर्कता बरत रहा है।
पहले क्यों नहीं बताई उसने ये बात? कहता है अब उसे डॉलरों की जरूरत है। माइक सोच भरी नजरों से चीफ लैरी को देखता रहा। अभी बात अधूरी रह गई थी। कल फिर फोन करने को कहकर उसने फोन काट दिया। वो कल फिर फोन करेगा क्योंकि मैंने 10 लाख डॉलर उसे देने के लिए हाँ कर दी है। इस मामले में वो हमारी पूरी तसल्ली कराएगा। तुम्हें क्रोशिया जाना होगा। अभी कल उसका फोन आना है? माइक बोला। हाँ, न फोन आया तो नहीं जाना पड़ेगा। उसका फोन आएगा। माइक ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो माइक कि मैं तुम्हें वो ही काम करने को देता हूँ जो महत्वपूर्ण होते हैं। तुम्हें CIA के खतरनाक एजेंटों में से एक माना जाता है। मैं इस बारे में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम खतरनाक हो। पिछली बार की तरह गड़बड़ मत कर देना। माइक ने चीफ को देखा। स्पेन में तुमने 5 लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया था। वो मुझे मारने जा रहे थे, लेकिन गवाहों का कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो तुम्हारे आसपास थे। बस गवाह बेवकूफ है, माइक तीखे स्वर में कहते उठ खड़ा हुआ। वो दुश्मन के आदमी थे, मैं उन्हें पहचानता था। तभी इंटरकॉम का बजर बजा। कहो। चीफ लैरी ने रिसीवर उठाया। क्रोशिया से वो फोन पब्लिक फोन से कार्ड द्वारा किया गया। फोन करने वाले का पता नहीं लगाया जा सकता। उधर से कहा गया। ठीक है, कहकर टॉम लैरी ने रिसीवर रखा। तुम क्रोशिया जाने की तैयारी कर लेना। पहले उसका फोन तो आने दो, माइक ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। सामने 4 फीट चौड़ा रास्ता था जिसके दोनों तरफ केबिन बने हुए थे। कुछ केबिन खुले थे तो कुछ के दरवाजे बंद थे। वो रास्ता पार करके माइक एक हॉल में पहुंचा जहां 30-35 पुलिसमैन अपनी अपनी टेबलों पर मौजूद थे। कोई फोन पर व्यस्त था तो कोई कंप्यूटर पर, कोई कागजों को थामे इधर उधर भाग रहा था। माइक, एक कुर्सी पर मौजूद विक्टर ने हाथ हिलाया। माइक उसके पास पहुंचा। 2 दिन की मैं छुट्टी ले रहा हूं, विक्टर बोला। तुम भी ले लो, पिछली बार की तरह फिर मौज करने चलेंगे। मैं नहीं जा सकता, नया काम हाथ में आया है। तुम अभी चीफ के पास गए थे, क्या काम दिया चीफ ने? विक्टर कह उठा। हमारे विदेश मंत्री ड्यूक हैरी को 8 साल पहले क्रोशिया में किसी ने मारा था। साथ में इंडियन ब्रिगेडियर भी मारा गया था। तब उससे कुछ सूचनाएं ली जा रही थी। उसी सिलसिले में क्रोशिया जाना पड़ रहा है। हाँ, मुझे मालूम है कि ड्यूक हैरी को मारने वाला हाथ नहीं लगा था। क्या कोई नई खबर हाथ लगी? इस बारे में चीफ से पूछो, अभी मुझे कुछ नहीं पता। फिर मिलेंगे, माइक ने कहा और आगे बढ़ गया। रात 9 बजे विक्टर कार पर ऑफिस से निकला। इस बात का उसने पूरा ध्यान रखा कि कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद उसने कार को कैफे की पार्किंग में रोका और भीतर जाकर कॉफी पी। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि उस पर नजर नहीं रखी जा रही, तो वो कैफे के पीछे के रास्ते से निकला और पैदल ही आगे बढ़ गया। उसने सड़क पार की और सामने नजर आ रही मार्केट में पहुंचा। वहां पब्लिक बूथों के 3 केबिन बने हुए थे। 2 फुल थे, एक खाली था। विक्टर ने भीतर प्रवेश किया और रिसीवर उठाकर कार्ड निकालकर उसे पास मौजूद मशीन में पंच किया और नंबर मिलाने लगा। तीसरी बार कोशिश के पश्चात नंबर लगा। दूसरी तरफ से बेल बजी। हेलो, उधर से फौरन रिसीवर उठाया गया। इंडिया, विक्टर बोला। बात करते हुए उसकी निगाह बूथ के बाहर भी जा रही थी। हाँ, FIA। हाँ, मेरा कोड नंबर 776 है। होल्ड करो। विक्टर रिसीवर कानों से लगाए रहा। मात्र आधे मिनट बाद वो स्वर पुनः कानों में पड़ा। नाम? अपना नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता, खतरा हो सकता है। कोड नंबर 776। ठीक है, तुम न्यूयॉर्क में हो? हाँ, लगता है तुमने कंप्यूटर पर मेरी फाइल खोल रखी है। मैं खास सूचना देना चाहता हूँ, किसी बड़े से मेरी बात कराओ। विक्टर बोला। मुझे बता सकते हो? नहीं, किसी बड़े से मेरी बात कराओ। दीवान से बात हो या कपूर से। होल्ड करो। फिर फौरन ही विक्टर के कानों में पहचानी आवाज पड़ी। हेलो मिस्टर दीवान, आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। फोन पर मेरा नाम मत लेना। क्या खबर देना चाहते हो? क्रोशिया में अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या हुई थी। तब साथ में कोई इंडियन ब्रिगेडियर भी मारा गया था।
वो पुरानी बात है। दीवान का स्वर कानों में पड़ा। मेरे ख्याल में CIA के हाथ कुछ लगा है इस मामले में। CIA के खतरनाक एजेंट माइक को इस काम पर लगाते हुए क्रोएशिया भेजा जा रहा है। ये खबर देनी मैंने इसलिए ठीक समझी कि ड्यूक हैरी के साथ इंडियन ब्रिगेडियर भी मारा गया था। संभव है इस मामले में इंडिया का कोई वास्ता हो। CIA के हाथ ऐसा क्या लगा कि 8 साल बाद उसे इस मामले को फिर से जिंदा करना पड़ रहा है? ये मैं नहीं जानता, परंतु माइक को इस मामले में लेने का मतलब है कि चीफ के हाथ कुछ खास ही लगा है। तुम पता करो। कोशिश करूंगा, लेकिन शायद पता न कर सकूं। कुछ और पता लगे तो हमें बताना। ठीक है। मेरी हर महीने की तनख्वाह बैंक अकाउंट में डाली जा रही है क्या? कुछ ही महीनों बाद मैं इंडिया आने वाला हूँ। तुम्हारी तनख्वाह हर महीने बैंक में पहुंच जाती है। थैंक्स। ये जानने की कोशिश करो कि CIA क्यों 8 साल बाद इस मामले में दखल देने जा रही है। साउथ ईस्ट यूरोप, क्रोएशिया। मोहन सूरी क्रोएशिया में FIA यानी कि जिन का एजेंट था। 10 सालों से वो क्रोएशिया में अपने परिवार के साथ रह रहा था और इंडियन होटल खोल रखा था, जो कि अच्छा चलता था। इस वक्त वो रेस्टोरेंट में ही मौजूद था कि उसका मोबाइल फोन बजा। हेलो जिन। दूसरी तरफ से दीवान की आवाज कानों में पड़ी। होल्ड कीजिए, मोहन सूरी ने धीमे स्वर में कहा और पास ही मौजूद अपने केबिन में प्रवेश करके दरवाजा बंद किया। कहिए, ऑपरेशन टू किल याद है तुम्हें? मोहन सूरी के माथे पर बल पड़े। याद है, मोहन सूरी के होठों से निकला। CIA हरकत में आ गई है। उन्हें अपने विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या से वास्ता रखता कोई सुराग मिला है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस ऑपरेशन को 8 साल बीत चुके हैं और सुराग तो 50 साल के बाद भी मिल सकता है। मोहन सूरी, असंभव लगता है। ये संभव हो चुका है। माइक 1-2 दिन में इसी संबंध में क्रोएशिया आ रहा है। ये तो खतरे वाली बात हो गई। वो किस दम पर 8 साल पुराना मामला ताजा करने जा रहे हैं? मालूम नहीं हो सका। कुछ तो खास बात CIA को पता चली होगी कि यकीनन। वो दोनों कहाँ हैं? मन्नू और जेनी? हाँ, लिवनो में। दोनों मजे से जिंदगी बिता रहे हैं। मैंने किसी से कह रखा है, मुझे उनकी खबर मिलती रहती है। हो सकता है उन्होंने CIA से संपर्क किया हो। दीवान की आवाज कानों में पड़ी। ये संभव नहीं। क्यों? वो दोनों भी ऑपरेशन का हिस्सा थे। मोहन सूरी ने धीमे स्वर में कहा। कहो तो मैं उनसे मिलूं, बात करूं। क्यों? उन दोनों से पता तो करूं कि ऑपरेशन टू किल पूरा होते ही वे चुपचाप क्यों खिसक गए। मन्नू ने तो अपने 20 लाख भी नहीं लिए। जो बातें दबी हैं उन्हें दबा ही रहने दो। कुरेदने से कोई फायदा नहीं। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि वे हमारी नजरों में हैं 4 सालों से और उनका मुंह बंद है, जबकि वे दोनों यही सोचते हैं कि हमारी नजरों से छिपे वे आराम से रह रहे हैं। दीवान ने उधर से कहा। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं है कि ऑपरेशन टू किल के पीछे कौन है। उनकी निगाहों में तो सिर्फ तुली ही था। जो भी हो, अभी उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। CIA के बारे में सोचो, माइक के बारे में सोचो। माइक खतरनाक एजेंट है। हाँ, अपने सोर्स द्वारा माइक पर नजर रखो कि वो कब अमेरिका से क्रोएशिया के लिए रवाना होता है। क्रोएशिया पहुंचते ही तुम्हारी निगाह हर वक्त माइक पर होनी चाहिए। वो क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, सब कुछ तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर माइक मन्नू या जैनी से मिलने की चेष्टा करे तो उन्हें खत्म कर देना फौरन। माइक को नहीं मारना। अगर माइक मरा तो CIA क्रोएशिया में डेरा जमा लेगी, तब खतरा बढ़ जाएगा। मैं समझ गया। मुझे ताज़ा जानकारी देते रहना माइक के बारे में। सुबह 11 बजे, न्यूयॉर्क, CIA का ऑफिस। चीफ टॉम लैरी तब 2 जासूसों से बात कर रहा था कि फोन बजने लगा। हेलो, चीफ लैरी ने रिसीवर उठाया। चीफ, क्रोएशिया से कल वाला व्यक्ति है। सूजी की आवाज कानों में पड़ी। लाइन दो, चीफ लैरी ने कहा। फिर दोनों जासूसों से बोला, तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगा, जाओ। दोनों उठे और बाहर निकल गए। उसी पल कानों में कल वाला ही स्वर पड़ा। तुमने ही कल मुझसे बात की थी? हाँ, उसकी आवाज को पहचानते चीफ लैरी ने कहा। मैं चीफ टॉम लैरी हूँ। तुम्हारा नाम जानता हूँ
और अब तो तुम्हारी आवाज भी पहचानने लगा हूं। तो क्या सोचा तुमने? उधर से वो कह रहा था। मैंने तो तुम्हें कल ही कह दिया था कि मुझे सौदा मंजूर है, $10 लाख। मैं चाहता था कि तुम सोच कर जवाब दो। तुम्हें $10 लाख पक्का मिलेंगे अगर तुम हमें विदेश मंत्री ड्यूक हैरी के हत्यारों के बारे में बताओगे। ये भी बताओगे कि कौन कौन लोग उसे मारने में शामिल थे और उसे क्यों मारा गया। हमारी तसल्ली करानी होगी। तसल्ली के लिए अगर सबूत पेश करने पड़े तो ये नहीं कर पाऊंगा। सबूत तुम लोगों को खुद ही ढूंढने होंगे। मैं उन लोगों के साथ इस काम में शामिल था और मुंह जुबानी सब कुछ बता सकता हूँ, सब कुछ समझा सकता हूँ। इतना ही बहुत है, बाकी काम हमारे आदमी कर लेंगे। मेरे साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं होगी? उधर से पूछा गया। जरा भी नहीं। अगर मेरे साथ चालाकी की गई तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोगों को कभी भी कुछ भी पता नहीं चल सकेगा। सीआईए तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आ रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। मन में शंका मत पालो। तुम हमारे दोस्त हो। क्या तुम न्यूयॉर्क आकर हमसे मिलना पसंद करोगे कि $10 लाख हम तुम्हें दे सकें? नहीं, तुम्हें अपना आदमी क्रोशिया भेजना होगा। ठीक है, सीआईए का बेहतरीन एजेंट माइक आज ही क्रोशिया के लिए फ्लाइट पकड़ लेगा। ये बताओ कि माइक तुमसे कहाँ मिले? दूसरी तरफ से आवाज नहीं आई। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो। चीफ लैरी फौरन बोला। क्रोशिया में तुम कहाँ मिलोगे? या तुम्हारा संपर्क नंबर? वो ही नाइट क्लब जहां ड्यूक हैरी और इंडियन ब्रिगेडियर की हत्या हुई थी। वक्त शाम के 7 से 11 बजे के बीच। दिन कौन सा? क्या आज रात या कल रात? ये मैं नहीं जानता। जब मुझे सब ठीक लगेगा मैं तुम्हारे एजेंट माइक से मिल लूंगा। वक्त 7 से 11 के बीच। वो ही नाइट क्लब। $10 लाख उसके पास होने चाहिए। आज रात से पहला दिन शुरू होगा। समझ गए तुम? समझ गया। बेहतर होता कि अगर तुम मिलने का दिन भी तय कर लेते। ये मैं नहीं कर सकता। इसके साथ उधर से उसने फोन बंद कर लिया। चीफ लैरी ने माइक को बुलाया। बात हो गई है। अभी पहली फ्लाइट से तुम्हें क्रोशिया रवाना हो जाना होगा। मेरा पासपोर्ट मेरी जेब में है चीफ। वो शख्स क्रोशिया में मुझे कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें उसी नाइट क्लब में मिलेगा जहां ड्यूक हैरी की हत्या हुई थी। समय शाम के 7 से 11 के बीच। तुम उसे नहीं पहचानते, परंतु वो तुम्हें पहचान लेगा। बेशक कैसे भी पहचाने। क्रोशिया स्थित हमारी एजेंसी से तुम्हें $10 लाख मिल जाएंगे। तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं कि डॉलर उसे तब देना जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए। कौन से दिन वो मिलेगा मुझे? वो घबराया हुआ है या जरूरत से ज्यादा सतर्कता बरत रहा है? चीफ लैरी ने गंभीर स्वर में कहा। उसका कहना है कि आज से तुम रोज उस नाइट क्लब में डॉलरों के साथ आओगे। जब उसे सब ठीक लगेगा तो वो तुमसे मिल लेगा। चीफ, ये तो बोरियत वाला काम हो गया। मुझे सप्ताह भर भी इंतजार करना पड़ सकता है। ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो आदमी हमें ऐसी खबर देने वाला है जिसके बारे में हम 8 साल पहले कुछ नहीं जान सकते थे। इस काम की गंभीरता को समझो, चीफ लैरी ने कहा। सिर्फ एक बात का जवाब चाहूंगा, माइक बोला। कहो। मिस्टर ड्यूक हैरी इंडियन मिलिट्री के ब्रिगेडियर से 8 साल पहले की रात क्यों मिले थे? ये सीक्रेट है, लेकिन इस बारे में तुम्हें कल बताया भी था क्योंकि तुम इस पर काम करने जा रहे हो, चीफ लैरी ने कहा। इंडियन ब्रिगेडियर अमेरिका को इस बात की जानकारी बेच रहा था कि इंडिया वादों के खिलाफ चलता हुआ गुप्त तौर पर परमाणु कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ा चुका है। वो ड्यूक हैरी को इस बात के सारे सबूत बेचने उस नाइट क्लब में आया था और तभी उसकी और हमारे मंत्री की हत्या कर दी गई। माइक बोला। हाँ, और वो सबूत जो ड्यूक हैरी को सौंपे जाने थे वो भी हत्यारे साथ ले गए। फिर तो स्पष्ट है कि ये हत्याकांड इंडियन गवर्नमेंट ने कराई है। चीफ टॉम लैरी मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ? माइक ने होठ सिकोड़कर पूछा। ये हमें भी पता है कि वो हत्याएं इंडियन सरकार के इशारे पर की गई, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इंडियन सरकार से भी हम कुछ नहीं कह सकते, वरना ये बात भी हमें अपने मुंह से कहनी पड़ेगी कि हमारा विदेश मंत्री उनके देश के रहस्य खरीद रहा था। जब उसकी हत्या हुई तब हम अपनी ही बातों में फंस जाएंगे। समझा? अगर हमें ये पता चल जाए
कि हत्या करने वाले कौन थे, उन्हें हम पकड़ ले तो फिर ये मामला अपने हक में तोड़ मरोड़ कर भारत सरकार के सामने रखकर उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। तब हमें ठोस सबूत मिल जाएंगे। 10 लाख डॉलर के बदले हम ठोस सबूत खरीद रहे हैं। माइक मुस्कुराया। यही हमारी ड्यूटी है, काम है। इसी बात के लिए अमेरिकन सरकार हम पर करोड़ों डॉलर खर्च करती है। माइक उठ खड़ा हुआ। मुझे ये मामला सीधा सीधा लगता है, माइक बोला। ये काम कोई दूसरा एजेंट भी कर सकता था। CIA की निगाहों में ये गंभीर मामला है, तभी तुम्हें सौंपा गया है। तो अभी क्रोशिया रवाना हो रहे हो? बिल्कुल अभी। यहीं से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि 2-3 दिन में लौट आऊंगा। इसमें मेरे करने को कुछ नहीं है, माइक ने कहा और पलटकर बाहर निकलता चला गया। उस हॉल में पहुंचा तो विक्टर मिल गया, या फिर यूं कह ले कि जैसे विक्टर इसी इंतजार में था कि वो चीफ के ऑफिस से निकले। हेलो माइक, विक्टर पास आता कह उठा। चलते हो 2 दिन की छुट्टी पर? मैं क्रोशिया जा रहा हूँ अभी, माइक ठिठका। अभी? हाँ, विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या के सिलसिले में। माइक ने सिर हिलाया और आगे बढ़ता चला गया। क्रोशिया स्थित मोहन सूरी को दीवान का फोन आया। तुमने क्या किया? दीवान की आवाज कानों में पड़ी। मन्नू और जैनी लीवनों में ही मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि वे कुछ करने की फिराक में हैं और मैं एयरपोर्ट पर नजर रख रहा हूँ, मोहन सूरी ने कहा। न्यूयॉर्क से खबर है कि CIA एजेंट माइक आज क्रोशिया के लिए चल रहा है। दीवान की आवाज कानों में पड़ी। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। वो तुम्हारी नजरों में रहे हर वक्त। जरूरत समझो तो दूसरे एजेंटों को भी इस्तेमाल करो, परंतु मुझे उसकी पल पल की खबर मिलती रहे। माइक की पूरी खबर आपको मिलेगी। सावधान रहना, माइक खतरनाक है। क्रोशिया से लगभग 200 किलोमीटर दूर छोटा सा शहर लीवनो। यहाँ 30% आबादी किसानों की थी। 20% लीवनो में ही दुकानें या दूसरी तरह का काम करते थे और बाकी के 50% अमीर लोग थे जो कि क्रोशिया में बिजनेस करते थे। उनका क्रोशिया रोज आना जाना होता था। क्रोशिया शहर के बीचों बीच चर्चित बाजार था, जहाँ की एक दुकान में 34 बरस का मन्नू बैठा था। वो सेहतमंद और स्मार्ट युवक जैसा लगता था। दुकान में कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, पैटी, बर्गर, बियर, विस्की के अलावा वीडियो गेम्स की मशीनें भी रखी थी। 3 टेबलें भी लगी थी वहां बैठने को। इन दिनों वो अकेला ही दुकान संभाल रहा था। हर समय खिला रहने वाला मन्नू इस वक्त व्याकुल सा दिख रहा था। दुकान पर कई ग्राहक मौजूद थे। कुछ वीडियो गेम्स पर लगे थे। मशीनें तेज आवाज कर रही थी। 3 लोग टेबलों पर बैठे कॉफी और बर्गर का मजा ले रहे थे तो 2-3 खड़े हुए बियर पीते बातें कर रहे थे। उसकी दुकान चलती थी। तभी मन्नू के पास पड़ा फोन बजा। हेलो, उसने फौरन रिसीवर उठाया। 7 दिन बीत गए। उधर से आती आवाज कानों में पड़ी। बाकी बचे 23 दिन। तुझे 30 दिन का वक्त दिया था। मैं भूला नहीं हूँ, मन्नू ने बेचैनी से कहा। जैनी है बहुत तीखी चीज, उधर से हंसते हुए कहा गया। तुमने जैनी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मन्नू का स्वर तेज हो गया। वो ठीक है या? फिक्र मत कर, 30 दिन तक उसे कोई उंगली भी नहीं लगाएगा। बचे हैं 23 दिन। कहाँ से इंतजाम करेगा 1 लाख डॉलर का? मैं कर लूंगा। गलती तेरी है। तुझे मार्शल से इतना उधार नहीं लेना चाहिए था। 65,000 डॉलर तूने मार्शल से साल भर में ले लिए। अब ब्याज लगाकर पूरे 1 लाख डॉलर बन गए। तेरी जुए की आदत ने तुझे बर्बाद कर दिया। सब ठीक हो जाएगा, वो तू जाने, उधर से लापरवाही भरे स्वर में कहा गया। तेरे को याद दिलाने के लिए फोन किया है कि अगर मार्शल के कहे मुताबिक तूने 30 दिनों में 1 लाख डॉलर चुकता नहीं किए तो जैनी मार्शल की होगी और तेरी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद तुम्हारी ये दुकान भी हम ले लेंगे और वो 2 कमरों का फ्लैट भी जहां तुम रहते हो। ये याद दिलाने के लिए हर 7 दिन में एक फोन तेरे को किया जाएगा। ये 7 दिन बाद पहला फोन है। अगले 7 दिन बाद दूसरा फोन करूंगा। सुनो, मनु जल्दी से बोला, एक बार जैनी से मेरी बात करा दो। इस बारे में मार्शल का कोई ऑर्डर नहीं है। एक बात और बता रहा हूँ तेरे फायदे की। क्या? जिस कैसीनो में तू जुआ खेलता था वहां पर हेरा फेरी होती है।
वहां भी मशीनें इस तरह सेट कर रखी हैं कि कोई जीत कर नहीं जा सकता, और तेरे को लगता रहा कि अब बाजी तेरे हाथ रहेगी, तू जीत जाएगा। इसी चक्कर में तूने मार्शल से उधार ले लेकर $65,000 गवा दिए। उस कैसीनो में तो मार्शल भी हिस्सेदार है, फिर तो उससे उधार लिया पैसा उसी के पास पहुंच गया। मन्नू के होठों से निकला, तूने मार्शल से $65,000 उधार लिए? हाँ, तो अपना दिमाग मत लगा, वो तेरे को वापस देना ही पड़ेगा, जो कि तू दे नहीं पाएगा और मारा जाएगा। इसके साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। मन्नू ने रिसीवर वापस रखा, चेहरे पर उभर आए पसीने को हथेली से पोंछा। 2 ग्राहक आए तो उन्हें कॉफी दी। तभी एक ने पूछा, जैनी नजर नहीं आ रही कई दिनों से। मन्नू ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, उसके पापा की तबीयत खराब है, वो अपने पापा के पास गई है, आ जाएगी। रात 11 बजे मन्नू दुकान बंद करके उस फ्लैट पर जा पहुंचा जहां पिछले 8 सालों से वो जैनी के साथ रह रहा था। जैनी यानी कि जगदीप कौर के साथ खुश था वो। उस दुकान से इतनी कमाई हो जाती थी कि दोनों के खर्चे मजे से पूरे होते रहे। जैनी पर वो जान छिड़कता और प्यार करने में जैनी भी कम नहीं थी। परंतु साल भर से कैसीनो जाकर जुआ खेलने की जो आदत पड़ी, उससे सारा कबाड़ा हो गया था। उसकी और जैनी की जिंदगी में भारी उथल पुथल हो गई थी। जुआ खेलने के लिए वो मार्शल से उधार लेता रहा था, जो कि $65,000 तक जा पहुंचा। परंतु इतना पैसा चुकाता कैसे? मार्शल ने उस पर वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अपना पैसा वापस न आते पाकर मार्शल ने जैनी को उठवा लिया और उसे 1 महीने का वक्त दिया कि या तो उसका पैसा ब्याज सहित $1,00,000 दे, वरना जैनी उसकी, और 30 दिन बाद उसे भी शूट कर दिया जाएगा। मनु ने थके अंदाज में गहरी सांस ली, कपड़े बदले। डिनर के तौर पर वो 2 बर्गर बियर के साथ खा आया था। जैनी के बिना उदास हो गया था वो। जैनी से उसकी मुलाकात 8 साल पहले ऑपरेशन टू किल के दौरान हुई थी। मनु का मन आज उखड़ा हुआ था और जैसे वो बीती हर बात याद कर लेना चाहता था। 8 साल पहले वो इंडिया में था, मुंबई में। वहीं उसका घर था। घर में माँ बाप, छोटे भाई बहन थे, परंतु वो घर पर कम ही रहता था। 26 बरस का था और गैर कानूनी काम करने में माहिर हो चुका था। चूंकि पुलिस उसकी ताक में रहती थी, इसलिए कम ही घर जाता, और जब जाता तो यही कोशिश करता कि कोई उसे घर आते देखे नहीं। उस्मान अली के होटल के एक कमरे को ही उसने अपना ठिकाना बना रखा था। कभी जब खतरा ज्यादा महसूस करता तो एक पुल के नीचे बना रखी झोपड़ी में जा टिकता। उस दिन वो उसी झोपड़ी में था जिसके बारे में उसे पूरा भरोसा था कि उसके लिए वहां तक कोई नहीं आ सकता, परंतु वो वहां तक भी आ पहुंचा था। तुली नाम बताया था उसने अपना। झोपड़ी का दरवाजा खुला ही था। वो भीतर आ गया। मन्नू अचकचाकर देखने लगा उसे। मुझे तुली कहते हैं। तुली का चेहरा भावहीन था। तुम मनु हो? तुली ने सादी पैंट कमीज पहन रखी थी। तुम मेरा नाम भी जानते हो, क्या चाहते हो मुझसे? मन्नू ने उसे गहरी निगाहों से देखा। 5 दिन पहले तुमने 7 लाख लेकर राजेंद्र आहूजा का मर्डर किया, तुली बोला। मनु चौंका। 1.5 महीना पहले तुमने विनोद खरबंदा के घर पर 3 लोगों के साथ डकैती डाली। वहां तुम लोगों ने विनोद खरबंदा की बहन की जान ले ली, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा, भागना पड़ा। तुली ने शांत निगाहों से उसे देखते हुए कहा। मनु के शरीर में चींटियां रेंगती चली गई। उसी पल उसने रिवॉल्वर निकाल ली। पुलिस हो तुम? बाहर कितने लोग हैं? मन्नू गुर्रा पड़ा। मैं पुलिस वाला नहीं हूं। तो तुम जैसा ही हूं। मेरे पास आने की वजह? मैंने एक आदमी को मारने का ठेका लिया है, 1 करोड़ में, तुली बोला। 1 करोड़? मन्नू की आंखें सिकुड़ी। एडवांस ले चुका हूं। मन्नू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर कह उठा, तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं अकेले उस आदमी की हत्या नहीं कर सकता। मुझे 2-3 लोग और चाहिए। 2-3 लोग? हाँ, उनमें से एक तुम भी हो सकते हो। 20 लाख मिलेगा काम का। क्या कहते हो? मन्नू के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, मैंने खुद ही तुम्हें तलाश किया है। मेरे पास वक्त कम है। कुछ ही घंटों में मैंने अपने साथियों को इकट्ठा करना है। क्या तुम्हारी हाँ है? 20 लाख मिलेगा? पक्का। 1 हत्या? हाँ, मंजूर है,
लेकिन क्या तुम्हारे पास सच में देने को 20 लाख रुपया है? मन्नू ने आंखें सिकोड़ कर कहा। तुमने ठीक से सुना नहीं। 1 करोड़ मैं एडवांस ले चुका हूँ। चाहो तो दिखा देता हूँ, लेकिन पेमेंट काम के बाद दूंगा। ठीक है, हत्या किसकी करनी है? है कोई? उसके लिए हमें साउथ यूरोप क्रोशिया नाम के शहर जाना होगा। वहां काम करना है। चलने की तैयारी, पासपोर्ट वगैरह मैं कुछ घंटों में तैयार कर लूंगा। ये मेरा काम है। 20 लाख देने के साथ मेरी एक शर्त भी है। वो क्या? ये काम खास है और पार्टी नहीं चाहती कि काम हो जाने के बाद किसी को याद रहे कि उसने क्या काम किया है। इसलिए तुम्हारे दिमाग से इस काम की याददाश्त मिटा दी जाएगी। मेरे ख्याल में इस पर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। कैसे मिटाई जाएगी याददाश्त? आधा घंटा लगेगा। ये काम पार्टी करेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुली शांत स्वर में बोला। क्या ऐसा उन सबके साथ होगा जो इस काम में शामिल होंगे? मनु ने पूछा। हाँ, तो फिर मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? उठो और मेरे साथ चलो। अभी से हमारा काम शुरू होता है। 2 और लोग, तीरथ और राघव, इस काम के लिए मैंने चुन रखे हैं। उनसे बात करनी है। वक्त कम है। 4-5 घंटों में ही सब तय करके हमें क्रोशिया के लिए फ्लाइट पकड़ लेनी है। इतनी जल्दी? पासपोर्ट तो है नहीं जो? वो मेरा काम है, तुली ने ठोस स्वर में कहा। हो जाएगा। तुम हो कौन? ये जानने की कोशिश कभी मत करना। काम की तरफ और अपने 20 लाख की तरफ ध्यान दो। तीरथ 30 बरस का युवक था। जब होश संभाला तो खुद को अकेला ही पाया। माँ बाप उसे याद नहीं थे कि वे कौन है। बचपन आवाराओं की तरह बीता। 5-6 क्लास तक स्कूल गया था। तब वो स्कूल के एक टीचर के यहाँ नौकर था। उसने ही स्कूल में उसका दाखिला कराया था। जब 12 साल का हुआ तो वहां से भाग गया। मुंबई आ पहुंचा। इधर उधर काम करके अपना पेट भरने लगा। धीरे धीरे अपने ही हम उम्र लड़कों से दोस्ताना होता चला गया। नन्हे चोरों का ग्रुप बन गया वो। रेड लाइट पर रुकने वाली कारों से सामान उठाकर भाग जाते। पकड़े जाते तो बच्चे होने का फायदा उठाकर छूट आते। 20 बरस की उम्र तक तीरथ अच्छा खासा चालबाज बन गया था। तब उसके ग्रुप में सिर्फ 2 ही थे और तीसरा वो खुद। बाकी अपने अपने रास्तों पर बढ़ गए थे। तब तीरथ ने कुछ बड़ा करने की सोची। उसके दोनों दोस्त सहमत थे उसके पास से। इलाके के ड्रग्स माफिया से मिले और उसके लिए काम करने लगे। 4 साल तीरथ ने ड्रग्स का काम किया और सारे गुण सीख लिए। वो समझ चुका था कि फायदे का धंधा है ये। फिर तीरथ ने दूसरे इलाके में जाकर ड्रग्स का अपना काम शुरू कर दिया। बढ़िया धंधा जमाया। पैसा बरसने लगा। वक्त बीतता चला गया। धंधे की वजह से कईयों को कत्ल किया। वो अचूक निशानेबाज था। जब वो 30 बरस का था तब एक दादी से झगड़ा खड़ा हो गया। वो ज्यादा ताकतवर निकला। उसने तीरथ के सारे धंधों को तबाह कर दिया। उसके आदमियों को मार दिया या अपनी तरफ कर लिया। तीरथ को अपनी जान के लाले पड़ गए। उस शाम तीरथ स्टेशन पर पहुंचा और यार्ड में खड़ी गाड़ियों पर रात बिताने की सोची। ये जगह उसे सुरक्षित लगी कि उसे ढूंढने वाले उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। जेब में सिर्फ 2-4 हजार रुपया ही पड़ा था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मन ही मन सोच रहा था कि कुछ सालों के लिए इस शहर से निकल जाए तो ठीक रहेगा। बहरहाल रात गुजारने के लिए उसने एक मालगाड़ी का डिब्बा चुना। यूं वो पूरा ध्यान रख रहा था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, परंतु तुली और मन्नू को नहीं देख सका जो 2 घंटे से उसके पीछे थे। मालगाड़ी के डिब्बे में वो पहुंचा ही था कि पीछे से वो दोनों आ पहुंचे। तीरथ ने चिहुक कर तुरंत जेब से रिवॉल्वर निकाली। गोली मत चलाना, तुली कह उठा। हम तुम्हारे दोस्त हैं। ट्रिगर दबाते दबाते रुका वो। चेहरे पर कठोरता थी। दोनों को देखा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, तीरथ ने शब्दों को चबाकर कहा। रिवॉल्वर का रुख उन दोनों की तरफ था। हम हैं, मनु कह उठा। मैं भी तुम जैसा ही हूँ। सिर्फ 2 घंटे पहले इस तुली से मिला हूँ। ये मेरे पास आया। इसने मुझे ऑफर दी। ऑफर पसंद आई तो इसके साथ हो गया। इसे तुम्हारी भी जरूरत है। तीरथ की आंखें सिकुड़ी। उसने तुली को देखा। क्या चाहते हो मुझसे? तीरथ बोला। मुझे मालूम है तुम्हारा तलवड़े से पंगा हो गया है और वह तुम पर भारी पड़ा। उसने तुम्हारा धंधा बिखेर दिया और तुम्हारे आदमी भी उसके कब्जे में चले गए। तलवड़े तुम्हें मारने के लिए भागा दौड़ा फिर रहा है।
ये सब कैसे जानते हो? इतना जान लो कि जानता हूँ। कल से तुम मेरे आदमी की नजरों में हो। मुझे तुम्हारे बारे में बराबर खबर मिल रही थी। तुली ने कहा, इस वक्त तुम खतरे में हो। तुम्हें मुंबई से बाहर निकल जाना चाहिए और मैं तुम्हें रात रात में देश से बाहर ले जा सकता हूँ। तीरथ ने मनु को देखा तो मनु कह उठा, मुझे भी इसने देश से बाहर ले जाने को कहा, लेकिन इसके आदमियों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कौन हो तुम? तीरथ ने तुली को देखा। तुली कहते हैं मुझे। इससे ज्यादा तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैंने एक आदमी को मारने का ठेका लिया है और वो आदमी इस वक्त यूरोप में है। इस काम का 1 करोड़ एडवांस लिया है, लेकिन मुझे इस काम में और आदमियों की जरूरत है। तुम अच्छा निशाना लगा लेते हो। मैं तुम्हें 20 लाख दे सकता हूँ अगर तुम इस काम में मेरा साथ दो। मुझे ही क्यों चुना तुमने? किसी को तो चुनना ही था। तुम निशानेबाज हो। हम आज ही रात क्रोशिया रवाना हो सकते हैं। इतनी जल्दी? मेरे पास वक्त कम है। तीरथ ने रिवॉल्वर नीचे कर ली, परंतु वो सतर्क था। पासपोर्ट का इंतजाम भी वो मैं कर लूंगा। मेरी बात मानकर तलवड़े से कुछ देर के लिए दूर हो जाओगे, बाद में वो भी शांत हो जाएगा। ये है कौन? तीरथ ने मनु से पूछा। तुली, बस इतना ही जानता हूँ, और ये कि ये मुझे 20 लाख देगा। मनु मुस्कुरा पड़ा। ये तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। तीरथ शक भरे स्वर में कह उठा, मुझ पर विश्वास करो, ये कम से कम तलवड़े का आदमी नहीं है जो तुम्हारी जान के पीछे है। मनु बोला। तुम कौन हो? मनु, बाकी बात मैं बता दूंगा। वैसे खास कुछ नहीं है बताने को। तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए। तीरथ के चेहरे पर उलझन थी। किसे मारना है? ये क्रोशिया पहुंचकर ही पता चलेगा। 1 सप्ताह के भीतर हम लौट आएंगे। इस काम की तुम 20 लाख दोगे? हाँ। एडवांस? नहीं, बाद में। हम यहाँ से साथ चलेंगे और साथ ही लौटेंगे। तुली ने कहा, काम के दौरान हम अलग भी हो सकते हैं। तब 20 लाख लेने के लिए तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? तीरथ बोला। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्रोशिया का ठिकाना हम सब जानते होंगे। काम के बाद अलग हुए तो वहीं मिलेंगे। वैसे काम में कोई खतरा नहीं है। मैं सावधानी के तौर पर तुम सबको इकट्ठा कर रहा हूँ कि काम हर हाल में पूरा हो। कौन है वो जो ये काम कराना चाहता है? ये गुप्त है। किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। अब तुम बोलो, हाँ या ना? मैं तैयार हूँ। तीरथ सोच भरे स्वर में कह उठा। तुली ने सिर हिलाया। इसे अपनी शर्त भी बता दो। मनु ने तुली से कहा। कैसी शर्त? तीरथ ने तुली को देखा। मुझे तो शर्त मानने में कोई हर्ज नहीं लगा। तुम्हें भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। मनु कह उठा। पार्टी चाहती है कि इस काम में जो लोग भी रहें, काम के बाद उनके ये याददाश्त साफ कर दी जाएगी कि उन्होंने उस आदमी को मारा है। आधे घंटे में ये काम हो जाएगा। तुली ने तीरथ से कहा। सारी याददाश्त? तीरथ के माथे पर पल पड़े। नहीं, तुली ने इनकार में सिर हिलाया। सिर्फ इन्हीं दिनों की याददाश्त साफ की जाएगी। ये कैसे होगा? ये पार्टी की समस्या है, हमारी नहीं। हम यहाँ से एक साथ क्रोशिया जाएंगे, एक साथ वापस आएंगे। तुम लोगों को पैसे देने के साथ साथ याददाश्त भी साफ कर दी जाएगी कि तुम लोगों ने क्रोशिया में किसी को मारा है। अजीब बात है। तीरथ बड़बड़ा उठा। ये कैसे पता चलेगा कि याददाश्त का कौन सा हिस्सा कितना मिटाना है? पार्टी के पास इस बात का सारा इंतजाम है। तुली बोला। तुम्हारी भी याददाश्त साफ की जाएगी? तीरथ ने पूछा। हाँ। तुली ने फौरन सिर हिला दिया। 20 लाख हमें मिल रहा है। मनु बोला। 40 ये लेगा। 40 क्यों? तीरथ ने मनु को देखा। सारा काम मैं संभाल रहा हूँ। मेरे आदमी क्रोशिया पहुंच चुके हैं। वे पार्टी के बारे में सारी जानकारी हमें देंगे। हर तरफ मेरा खर्चा हो रहा है। यूं समझो कि सब कुछ निपट कर मेरे पास 20 लाख से ज्यादा नहीं बचने वाला। कहते हुए तुली पहली बार मुस्कुराया था। ठीक है, चलो अब क्या करना है? तीरथ ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। एक और है राघव, उससे भी बात करनी है। उसके बाद तुम सबकी तस्वीरें लेने के बाद पासपोर्ट और जरूरी कागजात तैयार किए जाएंगे। इसमें सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। फिर? सिर्फ 2 घंटे? मनु के होठ सिकुड़े। नकली पासपोर्ट में इससे ज्यादा क्या वक्त लगेगा? तीरथ ने मनु को देखा। पासपोर्ट असली होगा, लेकिन काम के बाद तुम लोगों से वो पासपोर्ट ले लिया जाएगा। तुली ने कहा। असली होगा? मनु ने आंखें सिकोड़कर तुली को देखा।
तुम सरकारी आदमी हो? नहीं, लेकिन हर काम को कराने का रास्ता है मेरे पास। चलो, राघव से भी बात करनी है, तुली ने कहा और पलटकर मालगाड़ी के डिब्बे से छलांग लगाकर नीचे आया और जेब से फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। ये ठीक आदमी है क्या? तीरथ ने मनु से पूछा। ठीक गलत से हमें क्या लेना देना? एक को खत्म करना है और 20 लाख ले लेना है, फिर अपने अपने रास्ते। तुम कहाँ के हो? चैम्बूर। करते क्या हो? फिर बातें करेंगे। अब हमें कुछ दिन एक साथ बिताने हैं, तब के लिए भी बातें रख लो। ये याददाश्त वाली बात मुझे अटपटी लगी। तीरथ ने मनु को देखा। जो इंसान एक हत्या के लिए 1 करोड़ दे रहा है और हमें 20-20 मिल रहा है, उसकी थोड़ी सी बात मान लेनी चाहिए। अगर उसने हमारी सारी याददाश्त मिटा दी तो? वो जो भी है ऐसा क्यों करेगा? इससे उसका कोई फायदा तो होने से रहा। वहम में मत पड़ो और नीचे आ जाओ। कहने के साथ ही मनु मालगाड़ी के डिब्बे से कूदकर नीचे आ गया। तुली फोन को कान से लगाए खड़ा था। तीरथ भी नीचे कूद आया। उसकी निगाह आसपास घूमी। हर तरफ पटरियों का जाल बिछा नजर आ रहा था। इस तरफ गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे। कभी कभी कोई इंजन या गाड़ी शोर करती पास से निकल जाती थी। तुली की फोन पर बात हो गई। राघव कहाँ है? तुली फोन पर बोला। उधर से सुनने के बाद तुली ने फोन बंद करके जेब में रखा और बोला, चलो सुनो। तीरथ बोला, क्या मेरा साथ जाना जरूरी है? क्या मतलब? तुली ने ठिठक कर उसे देखा। तलवड़े के आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं। वे? परवाह मत करो, अब तुम मेरे साथ हो, तुली ने टिकाऊ स्वर में कहा। उन्होंने हमें घेर लिया तो तुम क्या कर लोगे तब? तब देख लेना। तीरथ ने अजीब सी निगाहों से मनु को देखा तो मनु हंसकर कह उठा, अपना तुली शेर है, शेर। तंग कॉलोनी में वो 2 कमरे का मकान था। देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो मकान जगह न होने पर भी वहां बना दिया है। पूरी कॉलोनी ही तंग थी। 4-4 फीट चौड़ी, गंदगी से भरी नालियां दोनों तरफ। सूर्य की धूप तो यहाँ पहुंचती ही नहीं थी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छाने को था। उस गली में और लोग भी आ जा रहे थे। कभी कभार आने जाने वालों से कंधा और वहां टकरा जाती। तीनों एक बंद दरवाजे के सामने रुके। तुली ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। उन्होंने भीतर प्रवेश किया। पहला कमरा छोटा सा था और वहां 2 सोफा चेयर और एक फोल्डिंग बिछा था। कोई ना दिखा। घर में शांति थी। यह लगता है घर में कोई नहीं है, तीरथ ने कहा। तुली कमरे से लगते दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उस दरवाजे में प्रवेश करते ही तुली ठिठका। तीरथ और मन्नू भी आ पहुंचे। तीनों की निगाह कमरे में फिर रही थी। कमरे में बिस्की की स्मेल फैली हुई थी। लगता है साले ने तगड़ी पार्टी मनाई है। उस कमरे में डबल बेड था। पास में रखा टीवी टूटकर नीचे गिरा पड़ा था। कमरे की हालत अस्त व्यस्त थी। दीवार पर काफी बड़ा आईना लगा रखा था, जो कि इस वक्त टूटकर कमरे में बिखरा पड़ा था। बेड पर 2 शराब की बोतल मौजूद थी, एक पूरी खाली और दूसरी करीब आधी भरी हुई थी। साथ ही खाने पीने का कुछ सामान बिखरा हुआ था। राघव बेड पर टांगे फैलाए औंधे मुंह पड़ा था। टांगे फैली हुई थी। एक बांह बेड से नीचे लटक रही थी। तुली ने कमरे के भीतर कदम रखा तो दाएं बाएं से मनु और तीरथ भी भीतर आ गए। ये है? तीरथ ने पूछा। तुली ने सिर हिलाया। ये तो शराबी लगता है। तुम जो काम इससे लेना चाहते हो वो कर पाएगा ये? तीरथ ने तुली को देखा। ये इस वक्त तकलीफ में है, तुली ने कहा। कैसी तकलीफ? 10 दिन पहले इसने 60 लाख रुपए किसी से लूटे थे। साथ में इसका छोटा भाई भी था। छोटा? सिर्फ 2 साल छोटा। फिर कुछ लोगों को पता लग गया कि इसके पास पैसे हैं, तो 3 दिन पहले उन्होंने इनसे 60 लाख हथियाने के लिए इनके घर यानी कि यहीं पर आ पहुंचे। तब राघव तो घर पर नहीं था, परंतु छोटा भाई पवन घर पर ही था। उन लोगों ने पवन की हत्या कर दी और 60 लाख रुपए लेकर निकल गए। इसे अपनी भाई की मौत सता रही है। दोनों में बहुत प्यार था। 2 दिन से ये पागलों की तरह उन लोगों को तलाश करता रहा जिन्होंने इसके भाई को मारा है, परंतु उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। और आज सुबह से ही ये शराब पीने, सब कुछ भूलने में लग गया। तुम कैसे जानते हो ये सब? मन्नू बोला। पूछताछ करके ये बातें पता चली। उन लोगों के बारे में पता है
जिन्होंने इसके भाई को मारा? नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इस हालत में तुम्हारे काम का साबित होगा? ये तो अपने भाई की मौत के गम में डूबा है। ये काम का है, तुली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। इसे होश में लाओ। कैसे? जैसे शराब में बेहोश बंदे को होश में लाया जाता है। नहीं जानते तो ये काम मुझे करना पड़ेगा। मन्नू और तीरथ राघव को होश में लाने की कोशिशें करने लगे। तुली ने फोन लगाया और बात की। मुझे एक कैमरा चाहिए ताकि पासपोर्ट के लिए तस्वीरें ले सकूं। बापू लेन पर कैमरा ले आओ और मुझे फोन कर देना। मैं आ जाऊंगा, कहकर तुली ने फोन बंद करके जेब में रखा तो मन्नू कह उठा, पहले इस राघव से तो बात कर लो। क्या पता ये तुम्हारे काम के लिए तैयार न हो। तैयार हो जाएगा। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? 20 लाख कम नहीं होते। लेकिन इसका ताजा ताजा भाई मरा है और ये दुख में है तो मरना जीना लगा रहता है, तुरी ने शांत स्वर में कहा। और काम भी चलते रहते हैं। इसे इतना होश में ले आओ कि बात कर सके, समझ सके। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।